एवरीवन, मैं अंजनी तिवारी आप सबका चाणक्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा आज हमारा जो टॉपिक है क्लास 11 का स्टेट्स ऑफ मैटर है। बेटा स्टेट्स ऑफ मैटर में आप सबसे पहली चीज़ समझते हैं कि स्टेट क्या होता है। तो बेटा स्टेट क्या होता है कि जब कोई किसी भी ऑब्जेक्ट को हम जिस भी कंडीशन में लेते हैं वही कंडीशन उसका क्या कहलाता है, स्टेट। यानी अगर कोई चीज़ रूम टेम्परेचर पर जिस कंडीशन में अपीयर होता है उसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। अब बेटा अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑब्जेक्ट्स एंड मैटर्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कहा यह जा रहा है बेटा कि स्टेट ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्ट्स को, मैटर को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। किस में सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। ये बात क्लियर। अब बेटा यहाँ पे आपको क्या समझना होता है कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है। तो बेटा याद रखना है आपको, दैट मैटर और दैट सब्सटेंसेस विच आर सेम और मेंटेन देयर शेप, साइज, मास एंड वॉल्यूम एट अ रूम टेम्परेचर। यानी बेटा कि रूम टेम्परेचर पे जब कोई भी मैटर हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अपने शेप, साइज, स्ट्रक्चर इन सबको कांस्टेंट बनाए रखता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड। ये बात क्लियर। एंड सेकेंड वन क्या है बेटा, लिक्विड। लिक्विड क्या होता है, एट अ रूम टेम्परेचर विच हैव एबिलिटी टू मेंटेन देयर वॉल्यूम बट दे कैन नॉट मेंटेन देयर शेप एंड साइज। यानी अगर रूम टेम्परेचर पर जिसका वैल्यू मास फिक्स हो बेटा लेकिन उसका शेप और साइज फिक्स ना हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विड। और गैस किसे कहते हैं बेटा, एट अ रूम टेम्परेचर दैट सब्सटेंसेस विच हैव नॉट कंटेन देयर शेप, साइज, मास एंड वॉल्यूम एट अ डेफिनेट प्रोपोर्शन दैट इज गैस। यानी ऐसा सब्सटेंस जिसका शेप, साइज, मास और वॉल्यूम रूम टेम्परेचर पर डेफिनेट नहीं होता उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, गैस कहते हैं। ये बात क्लियर। अब नेक्स्ट वन में आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा कि क्या दिया है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स। कहा यह जा रहा है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो क्या होता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स होता है। यानी अगर दो मॉलिक्यूल हैं इनके बीच में अगर बॉन्ड बने, अब ये बॉन्ड दो टाइप से आप समझ सकते हो, एक अट्रैक्शन यानी जो एक दूसरे को अपनी ओर खींचे, दूसरा रिपल्सन यानी जो पार्टिकल एक दूसरे को दूर भेजे। अगर दूर भेज रहा है तो वो कौन सा फोर्स होगा, रिपल्सिव। और बेटा जो पास में ला रहा है वो कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्शन। तो बेटा ये अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नोन एज वैन डर वाल फोर्सेस। बेटा ये जो अट्रैक्टिव फोर्स हो रहा है या रिपल्सिव फोर्स हो रहा है पार्टिकल के बीच में, एटम या मॉलिक्यूल के बीच में, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, वैन डर वाल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वैन डर वाल फोर्स। अब बेटा यहाँ पे आपको क्या समझना होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स। अब बेटा डिफरेंट टाइप यानी जो वैन डर वाल फोर्स है वो कितने टाइप के हो सकते हैं। पहला क्या है बेटा, डिस्पर्जन फोर्स और लंडन फोर्स। डिस्पर्जन फोर्स क्या होता है बेटा, द इंट्रैक्शन विच इज प्रेजेंट बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल। यानी बेटा ऐसे मॉलिक्यूल जो कि क्या है, नॉन पोलर है, अगर उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्जन फोर्स। ये बात क्लियर। अब सेकेंड वन में बेटा क्या है, डाइपोल डाइपोल फोर्स। डाइपोल डाइपोल फोर्स में क्या होता है, द अट्रैक्शन विच इज प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल हैविंग परमानेंट डाइपोल। यानी जिसके पास क्या हो बेटा, परमानेंट डाइपोल हो, या क्या कह सकते हैं इसे, बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल। और क्या कह सकते हैं कि अगर ये फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो किसके बीच हो रहा है, पोलर मॉलिक्यूल के बीच, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, डाइपोल डाइपोल फोर्स कहेंगे। थर्ड वन क्या है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स क्या होता है बेटा, द इंट्रैक्शन विच इज प्रेजेंट बिटवीन अ पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अगर बेटा अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में अप्लाई हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। ये बात क्लियर। अब बेटा यहाँ पे हमें जब बात करनी होती है जनरली हम किसके लिए बात करते हैं, गैसियस स्टेट की बात करते हैं। और गैसियस स्टेट में हमें क्या समझना होता है, कुछ स्पेसिफिक लॉज समझने होते हैं। अब जैसे पहला क्या है, बॉयल्स लॉ।
अब बेटा ये आपको याद रखना होता है कि बायल लॉ क्या होता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ अ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस इज वेरीज इनवर्सली विथ वॉल्यूम। यानी कहा यह जा रहा है कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर रखा जाए तो किसी भी गैस का जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके वॉल्यूम के, यानी P इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। ये बात क्लियर। अब बेटा अगर किसी भी कंडीशन में हम दो गैस ले रहे हैं, अगर इसका प्रेशर P1 और इसका प्रेशर P2, इसका वैल्यू V1 और इसका वैल्यू V2, तो इससे क्या निकल के आएगा P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V1 और यहां से क्या निकल के आएगा P2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V2। अब बेटा यहां से जब हम इसे वेरी करेंगे तो क्या निकल के आएगा कि P1V1 इक्वल टू P2V2। क्या निकल के आएगा कि P1V1 किसके बराबर होगा P2V2 के। ये बात याद रहेगी। अब नेक्स्ट वन में हम जब बात करते हैं बेटा वो क्या होता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कहा यह जा रहा है कि बेटा अगर हम किसी भी कंडीशन में किसी भी गैस में जो प्रेशर है उसे कांस्टेंट कर दें तो जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के। तो बेटा यहां से क्या होगा कि भाई अगर दो कंपोनेंट ले रहे हैं ए और बी, इसका वैल्यूम V1 और इसका वैल्यूम V2, इसका टेम्परेचर T1 और इसका टेम्परेचर T2, तो यहां से क्या आएगा कि V1 इज इक्वल टू T1, ऐसे आप समझ सकते हैं, और यहां से V2 इक्वल टू T2, ऐसे आप समझ सकते हैं। जब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा V1/T1 इक्वल टू V2/T2। अब बेटा ये जो कंडीशन है इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो वॉल्यूम होता है अगर हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है और वॉल्यूम घटाते हैं तो टेम्परेचर घटता है, लेकिन इनका जो वैल्यू होगा दो कंपोनेंट का वो एक दूसरे की क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब बेटा जो थर्ड वन आता है वो क्या आता है, गे-लुसैक लॉ। क्या आता है बेटा, गे-लुसैक लॉ। क्या कहता है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज डायरेक्टली विद द टेम्परेचर। यानी अगर हम क्या कर दे रहे हैं, वॉल्यूम को फिक्स कर दे रहे हैं। किसको फिक्स कर दे रहे हैं बेटा, वॉल्यूम को, तब क्या होगा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो भाई ऐसे ही हम क्या करेंगे, P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 और P1 is directly proportional to T1 and P2 is directly proportional to T2। अब यहां से क्या निकल के आएगा कि P1/T1 is equal to P2/T2। ये बात क्लियर रहेगी। अब यहाँ पे ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल कंडीशन कब आ रहा है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ये बात क्लियर। अब नेक्स्ट में बेटा आप क्या समझते हैं, STP। STP क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है बेटा कि जो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और 1 बार जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है इस पर अगर हम 1 मोल गैस की बात करते हैं तो उसका जो वॉल्यूम आता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड वॉल्यूम। अब यहां से तब आपको क्या समझ में आना चाहिए कि STP पे टेम्परेचर क्या होगा, 273.15 केल्विन। जो प्रेशर होगा बेटा वो क्या होगा, 1 बार, और जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा बेटा, 22.4 लीटर। यानी ये आपको STP वैल्यू याद रखनी है। ये बात क्लियर है। अब सेकंड पार्ट में हम क्या बात करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। तो बेटा आइडियल गैस इक्वेशन कैसे बना है, तो आपको याद रखना है आइडियल गैस इक्वेशन बना है बॉयल के लॉ से, चार्ल्स लॉ से, अवोगाद्रो लॉ से। अब इन तीनों लॉ को मिला के क्या बनता है, आइडियल गैस इक्वेशन। क्या मिलता है, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन में आप क्या पढ़ते हो, PV इक्वल टू nRT। क्या पढ़ते हो, PV इक्वल टू nRT। ये बात क्लियर। अब बेटा यहाँ पे आप R के वैल्यू के बारे में समझ सकते हैं कि R क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है।
अब आर के कुछ वैल्यू होते हैं बेटा कि डिफरेंट वैल्यू डिफरेंट पॉइंट जगह पे हम यूज करते हैं। जैसे आर की वैल्यू हम लोग क्या यूज करते हैं 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और क्या यूज करते हैं 0.0821 लीटर एटम पर मोल पर केल्विन, और क्या यूज करते हैं 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन। ये बात क्लियर। अब बेटा जो सेकेंड वन कंडीशन है वो क्या है कंबाइंड गैस लॉ। कंबाइंड गैस लॉ क्या कहता है कि भाई अगर हम दो वैल्यू ले लें तो उसमें जो कांस्टेंट वैल्यू होता है वो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कहने का मतलब क्या है कि अगर हम दो कंडीशन ले रहे हैं P1 V1 इक्वल टू एन आर T1, और सेकंड कंडीशन क्या है P2 V2 इक्वल टू एन आर T2। अब बेटा इसका हम क्या कर दे रेशियो निकालें, तब यहां से क्या निकल के आएगा कि P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। अब बेटा यही जो कंडीशन है इसी को हम क्या कहते हैं कंबाइंड गैस लॉ। क्या बोलते हैं बेटा कंबाइंड गैस लॉ। अब नेक्स्ट वन क्या है बेटा डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ अ गैसियस सब्सटेंस। अब बेटा जो मोलर मास होता है मोलर मास को हम लोग कैसे निकालते हैं, मोलर मास इक्वल टू क्या होता है डेंसिटी इंटू गैसियस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर अपॉन प्रेशर, यानी m इक्वल टू डी आर टी अपॉन पी। अब बेटा यहाँ पे जो गैसियस कांस्टेंट है इसकी वैल्यू अगर आप लीटर कंडीशन में ले रहे हो तब आप यहाँ पे क्या लेंगे 0.0821 लीटर एटम पर मोल पर केल्विन। ये बात क्लियर। अब बेटा यहाँ पे नेक्स्ट क्या आता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि अगर हम किसी भी गैसियस कंडीशन को देखें तो वहां पे क्या होता है जो कंप्लीट कंडीशन होता है उस पर जो कंपोनेंट होते हैं स्मॉलर कंपोनेंट उनका जो पार्शियल प्रेशर होता है वो क्या होता है टोटल प्रेशर का सम होता है, यानी द सम ऑफ टोटल पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू द कंप्लीट प्रेशर। तो यहां से बेटा क्या मिला हमें कि P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस Pn। अब यहाँ पे बेटा आप क्या लिखते हैं Pn, यानी n क्या होता है नंबर, कुछ भी हो सकता है बच्चा 4 कंपोनेंट ले लिया 5 ले लिया 100 ले लिया, इससे हमें मतलब नहीं, जितने कंपोनेंट है उनके पार्शियल प्रेशर का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा टोटल प्रेशर के। ये बात क्लियर। अब नेक्स्ट वन में बेटा क्या होता है कि जो पार्शियल प्रेशर के लिए कंडीशन है तो बेटा इसके लिए तो आपको याद आना चाहिए हेनरी लॉ कांस्टेंट। वहां पे आपको क्या समझ में आना चाहिए कि P1 इक्वल टू x1 इंटू पी टोटल। इसके लिए आपको क्या याद रखना होता है कि x1 क्या होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। अब बेटा मोल फ्रैक्शन आप कैसे निकालते हो x इक्वल टू n अपॉन n प्लस n। अब यहाँ पे हम अगर x1 ले रहे हैं तो अपर पोर्शन में n1 और यहाँ पे n1 अपॉन n2 ऐसे हो जाएगा। अगर आप x2 ले रहे हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n2 अपॉन n1 प्लस n2, यानी आप अगर x2 कंपोनेंट ले रहे हो तो किसकी वैल्यू ऊपर लेनी पड़ेगी n2 की, अगर आप x1 ले रहे हो तो किसकी वैल्यू ऊपर लेनी पड़ेगी x1 की। ये बात क्लियर। अब बेटा यहाँ पे क्या है कि प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, यानी सिर्फ ड्राई गैस की बात कर रहा है तो ड्राई गैस में जो प्रेशर होता है वो क्या होता है P टोटल माइनस एक्वस टेंशन, यानी अगर कोई गैस है उसमें जो वाटर के मॉइस्चर के क्या होते हैं पार्टिकल होते हैं वेपर पार्टिकल होते हैं, अगर उन्हें P टोटल में से निकाल दिया जाए तो वो क्या आएगा प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। क्या आएगा बेटा प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। ये बात क्लियर। अब नेक्स्ट वन में क्या आता है बेटा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन ऑफ अ रियल गैस फ्रॉम एन आइडियल बिहेवियर इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, यानी जो रियल गैस है उसका आइडियल गैस से जो बिहेवियर चेंज होता है डेविएशन होता है उसे हम लोग किससे समझते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से। अब बेटा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इक्वल टू क्या होता है Z इक्वल टू PV अपॉन
nRT। यानी बेटा जब आइडियल गैस इक्वेशन की बात करते हो उसमें PV इक्वल टू nRT होता है। अगर Z कर दे तो बेटा जो nRT है उसे डिवाइड में कर दो, वही क्या हो जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब बेटा आइडियल गैस के लिए जो Z की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी सभी टेम्परेचर और सभी प्रेशर पर आइडियल गैस के लिए Z की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब रियल गैस के लिए बेटा क्या होती है कि Z की वैल्यू 1 से ज्यादा भी हो सकती है और 1 से कम भी हो सकती है। अगर बेटा 1 से ज्यादा हो गई तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलते हैं बेटा, पॉजिटिव डेविएशन। अगर 1 से कम हो गई तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव डेविएशन। अब बेटा इसके लिए आपको क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आपको थोड़े से इनके कुछ कंपोनेंट्स आपको समझने पड़ते हैं। ये बात क्लियर है। अब बेटा यहां पे अब आपको क्या समझना होता है, बॉयल टेम्परेचर। बॉयल टेम्परेचर क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच अ रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस। यानी ऐसा वो टेम्परेचर जिस पर रियल गैस किसकी तरह बिहेव करने लगता है, आइडियल गैस की तरह, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बॉयल टेम्परेचर। अब नेक्स्ट वन क्या है बेटा, काज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। किस वजह से जो डेविएशन होता है कि रियल गैस किसकी तरह बिहेव करने लगती है, आइडियल की, या आइडियल गैस किसकी तरह बिहेव करने लगती है, रियल की। तो यहाँ पे आपको कैसे समझना होता है, द फॉलोइंग टू एजम्पशन ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज आर फॉलो। Number 1, the volume occupied by the gas molecule is negligible as compared to the total volume of gas। यानी जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है गैस मॉलिक्यूल का वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। किसके अकॉर्डिंग, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। यानी जो गैस का टोटल वॉल्यूम होता है इसके अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। एंड सेकेंड वन क्या होता है, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स होता है बेटा गैस मॉलिक्यूल के बीच में, वो भी क्या माना जाता है, नेग्लिजिबल। ये बात क्लियर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉन-डेर वाल इक्वेशन। तो वॉन-डेर वाल इक्वेशन यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि 1 मोल के लिए क्या है और n मोल के लिए क्या है। तो 1 मोल के लिए क्या है बेटा, P प्लस A बाई वी स्क्वायर इन वन ब्रैकेट एंड इन अनदर ब्रैकेट V माइनस B इक्वल टू RT। फॉर n मोल्स ऑफ द गैस P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर वन ब्रैकेट एंड अनदर ब्रैकेट है कंटेन V माइनस NB इक्वल टू nRT, in which A and B are constant called वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट। ये बात क्लियर है। अब बेटा यहाँ पे सिग्निफिकेंस एंड यूनिट्स ऑफ वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट ए। अब ए का जो वैल्यू है बेटा वो क्या होता है, ए इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू वी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, एटम लीटर इन स्क्वायर मोल स्क्वायर। ये बात क्लियर। और जब हम बेटा बी की बात करते हैं तो बी इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन एन होता है, और इसकी यूनिट क्या होती है बच्चा, लीटर पर मोल होती है। अब यहाँ पे बेटा आपको पार्ट सी में क्या समझना है, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड। यानी जो प्रेशर वेपर फॉर्म में किसी भी लिक्विड का एक्सर्ट करता है, एंड व्हेन इट इज एन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड सरफेस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। और कब बेटा ये करता है, जब यह लिक्विड सरफेस के साथ किसी कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम में हो और टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, वेपर प्रेशर कहते हैं। अब सेकंड वन में क्या होता है बेटा कि बॉइलिंग टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। यानी ऐसा प्रेशर जिस पर ऐसा टेम्परेचर जिस पर जो वेपर प्रेशर होता है लिक्विड का वो किसके इक्वल हो जाता है, एक्सटर्नल प्रेशर के। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बॉइलिंग टेम्परेचर कहते हैं। नेक्स्ट वन क्या है बेटा, एट 1 atm बॉइलिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट।
अगर एक एटीएम प्रेशर लगाया जाए तो इस पर जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ये बात क्लियर। और अगर बेटा 1 बार बॉइलिंग टेम्परेचर हो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। ये बात क्लियर रहेगी। अगर बेटा कहा जा रहा है कि 1 एटीएम प्रेशर लगाया जा रहा है तब क्या होगा, बॉइलिंग टेम्परेचर को क्या कहोगे, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहोगे। अगर बेटा यही 1 बार कह दे तब इसे आप क्या कहोगे, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। अब यहां पे बेटा आपको क्या समझना है कि वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी जो वेपर प्रेशर होता है प्योर लिक्विड का वो डिपेंड करता है किस पर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर, और दूसरा किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। ये बात क्लियर रहेगी। नेक्स्ट वन में आप क्या समझते हैं कि सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस, यानी जो सरफेस टेंशन होता है जो फोर्स एक्ट करता है पर यूनिट लेंथ पर, और जो कि क्या होता है सरफेस पर परपेंडिकुलर पॉइंटेड होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सरफेस टेंशन कहते हैं। और सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर इनवर्स। अब नेक्स्ट वन क्या होता है बेटा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन, यानी सरफेस टेंशन पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। यानी अब यहाँ पे आपको क्या समझना है कि जब सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है तो ये कब होता है, ये इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये बात क्लियर। अब बेटा जब इंक्रीज होता है टेम्परेचर तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीजेज देन काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो इंक्रीजेज बट सरफेस टेंशन इज डिक्रीजेज। ये बात क्लियर है। एंड नेक्स्ट वन क्या होता है बेटा, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है कि इट इज डिफाइंड एज अ रेजिस्टेंस ऑफर टू द फ्लो ऑफ लिक्विड ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन between layers of fluid as they pass over each other। बेटा विस्कोसिटी में क्या होता है कि जब हम किसी भी लिक्विड सरफेस की बात करते हैं तो हर एक सरफेस अलग अलग लेयर बनाता है। अब अलग अलग लेयर के फ्लो में जो नेचर होता है इसी नेचर को हम लोग क्या कहते हैं, अब इसमें एक लेयर दूसरे लेयर पे एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करता है और यही फ्रिक्शन फोर्स क्या कहलाता है, विस्कोसिटी। अब इस फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग किससे डिफाइन कर रहे हैं कि F इक्वल टू ईटा ए डी यू अपॉन डी एक्स, जहां ईटा क्या होता है बेटा, ईटा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब नेक्स्ट वन क्या है बेटा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। टेम्परेचर का विस्कोसिटी पर क्या इफेक्ट होता है, तो विस्कोसिटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। विस्कोसिटी क्या करता है, घटता है। कब घटता है, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ता है। बिकॉज विथ द इंक्रीज इन टेम्परेचर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कराते हैं तो बेटा एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है। एंड द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैन बी इजिली ओवरकम, और इसकी वजह से क्या होता है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो बहुत जल्दी क्या होते हैं, अप्लाइड हो जाते हैं। ये बात क्लियर है। तो बेटा इस टॉपिक में हमने जो जो क्वेश्चन जो टॉपिक पढ़ा उसमें क्या क्या पढ़ा, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, आइडियल गैस लॉ, और गाद्रो नंबर, डाल्टन्स, पार्शियल प्रेशर कॉन्सेप्ट, और बेटा हमने क्या पढ़ा, विस्कोसिटी पढ़ा, गैसियस कंडीशन पढ़ा, कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस पढ़ा। अब बेटा यहाँ से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या है, अब आप यहाँ पे एक एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विच इंक्लूड द टर्म वॉन डर वाल फोर्स। अब इसको आप याद रखिएगा। डिफाइन बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या होता है ये आप डिफाइन कीजिए। राइट द कंडीशन इन द टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर अंडर विच ऑल गैसेज ओवर ऑबे चार्ल्स लॉ। नेक्स्ट वन में क्या होता है बेटा कि मेंशन द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी। आपको वॉल्यूम बताना है एसटीपी पर। नेक्स्ट वन क्या है बेटा, डिफाइन द टर्म एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट पार्ट बी के क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं कि डिफाइन एक्वस टेंशन। नेक्स्ट वन क्या है, मेंशन द एसआई यूनिट फॉर द क्वांटिटी पीवी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर।
डिफाइन द टर्म क्रिटिकल टेम्परेचर। नेक्स्ट वन क्या है, राइट एनी टू पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। नेक्स्ट वन क्या है, विच कर्व इन द फिगर रिप्रेजेंट द कर्व ऑफ आइडियल गैस। अब यहाँ कौन सा कर्व आइडियल गैस को रिप्रेजेंट करेगा, ये डायग्राम से आपको बताना है। पार्ट सी में आते हैं बेटा, डिफाइन द टर्म नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट किसे आप कहते हो किसी भी लिक्विड का। मेंशन द फैक्टर्स ऑन विद द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड डिपेंड्स। आप ऐसे फैक्टर बताइए जिस पर वेपर प्रेशर किसी भी प्योर लिक्विड का डिपेंड करता है। नेक्स्ट वन, डिफाइन सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को डिफाइन कीजिए। नेक्स्ट वन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लैमिनर फ्लो। लैमिनर फ्लो को आप क्या समझते हैं, तो बेटा इसको विस्कोसिटी कहा जाता है, आप ध्यान दीजिएगा। आउट ऑफ एथिल एल्कोहल और डाइमेथिल ईथर विच वन हैव हायर वेपर प्रेशर एट सेम टेम्परेचर। तो बेटा यहाँ पे आप क्या देख लेना, यहाँ पे आप इसकी कंडीशन को अप्लाई कर लेना। अब 2 मार्क्स में आप क्या देख सकते हैं कि व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट अ 1 बार टू 200 डेसीमीटर क्यूब एट अ 30 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा यहाँ पे आप कैसे आप करेंगे, तो यहाँ जब टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यू की बात करना है उसी के अकॉर्डिंग आप वैल्यू निकाल सकते हैं। नेम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट इन H2O एंड HCl। H2O और HCl में कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट है। एक्सप्लेन एवोगाद्रोस लॉ। एवोगाद्रो लॉ को बताइए। फाइंड द मोलर मास ऑफ गैस इफ 300 ml ऑफ दिस हैज मास ऑफ 0.368 ग्राम एट ESTP। नेक्स्ट वन क्या है, वाई डू रियल गैसेस शो डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। राइट वान डेर वाल्स इक्वेशन फॉर n मोल्स ऑफ गैस। पार्ट बी में आप देख सकते हैं कि कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ 4 मोल ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइंग इन 5 डेसीमीटर क्यूब एट 3.32 बार। अब यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा आप PV इक्वल टू एनआरटी कंडीशन से। अब वहाँ आप वैल्यू निकालते रहिए। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 8.8 ग्राम ऑफ CO2 एट 31.1 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर। यहाँ भी बेटा आपको आइडियल गैस इक्वेशन लगाना है। एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वान डेर वाल्स पैरामीटर। वान डेर वाल्स पैरामीटर का फिजिकल अपीयरेंस बताना है आपको बेटा। नेक्स्ट वन क्या है कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z ऑफ अ गैस इज गिवन एज Z इक्वल टू PV इक्वल टू NRT। इसमें आपको क्या बताना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z फॉर एन आइडियल गैस। Z की वैल्यू आइडियल गैस के लिए क्या होती है बेटा, मैंने पहले बता दिया था कि 1 होती है। फॉर रियल गैस व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ Z एबव बॉयल्स टेम्परेचर। तो बेटा बॉयल टेम्परेचर पे वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज करती है, यानी Z की वैल्यू इंक्रीज होती है किससे, 1 से। नेक्स्ट आप क्या याद रखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या समझना है कि एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 760 mm Hg प्रेशर अ गैस ऑक्यूपाइज 600 ml वॉल्यूम। व्हाट विल बी इट्स प्रेशर एट अ हाइट वेयर टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 640 ml। तो बेटा आप इसे वेरिएबल कंडीशन से निकाल लीजिएगा, वेरिएशन इन बिटवीन 2 आइडियल गैसेस। नेक्स्ट वन क्या है, डिफाइन द टर्म्स। फर्स्ट स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट, सेकेंड वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है बेटा, ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड आर स्फेरिकल इन नेचर। एक्सप्लेन मेंशन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। राइट द SI यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नेक्स्ट वन क्या है बेटा, डिफाइन विस्कोसिटी, मेंशन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, फायर पल्सिंग ऑफ ग्लास। नेक्स्ट वन क्या है, लिक्विड टेंड टू राइज इन अ कैपिलरी। ऐसा क्यों होता है बेटा कि लिक्विड कैपिलरी में चढ़ने लगता है ऊपर, ये आपको बताना है। अब 3 मार्क्स में बेटा डिफाइन एंड एक्सप्लेन डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सेकेंड वन, अ बैलून इज फिल्ड विथ हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर, इट विल बर्स्ट इफ प्रेशर exceed 0.2 bar. If at 1 bar pressure the gas occupies 2.27 liter volume, up to what volume can the ball on the expanded, यानी कितने तक ये एक्सपेंड कर सकता है। कैलकुलेट द टोटल प्रेशर इन अ मिक्सचर ऑफ 8 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन एंड 4 ग्राम ऑफ डाई हाइड्रोजन confined in a vessel of 1 decimeter cube at 27 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट वन क्या है बेटा, 300 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस
at 10 degree Celsius are heated to 10 degree Celsius. Find the volume of gas at 10 degree Celsius if pressure remains constant. नेक्स्ट वन क्या है, अ गैस एट अ प्रेशर ऑफ 5 atm इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 546 डिग्री सेल्सियस एंड it is simultaneously compressed to the 1/3 of its original volume. Find the final pressure of the gas. पार्ट बी में बेटा क्या है कि प्रेशर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस ए एट 27 डिग्री सेल्सियस इज फाइंड टू बी 2 bar when 2 gram of another gas ideal B is introduced in the same flask at the same temperature, the pressure becomes 3 bar. Find a relationship between their molecular masses. तो बेटा molecular mass में क्या relation आएगा? What will the pressure exerted by a mixture of 3.2 gram of methane and 4.4 gram of carbon dioxide contained in a 9 decimeter cube flask at 27 degree Celsius? नेक्स्ट वन क्या है बेटा, अ नियॉन डाई ऑक्सीजन मिक्सचर कंटेन्स 70.6 डाई ऑक्सीजन एंड 167.5 नियॉन. इफ द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैस इन सिलेंडर इज 25 bar, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ डाई ऑक्सीजन एंड नियॉन इन द मिक्सचर. नेक्स्ट वन क्या है बेटा, राइट द हेल्प ऑफ अ गैस लॉ, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन और द आइडियल गैस इक्वेशन. व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ द गैस इक्वेशन. नेक्स्ट वन क्वेश्चन में क्या है बेटा, अ वेसल ऑफ 120 ml कैपेसिटी कंटेन्स अ सर्टेन मास ऑफ अ गैस एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 750 mm प्रेशर. द गैस वाज ट्रांसफर्ड टू अ वेसल हुज वॉल्यूम इज 180 ml. कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द गैस एट 20 डिग्री सेल्सियस. एंड बेटा पार्ट सी में क्या है, एक्सप्लेन लिक्विड एट हायर एल्टीट्यूड बॉयल एट लो टेम्परेचर. Second one, in hospitals, surgical instruments are sterilized in autoclaves. Third one, out of alcohols and ethers of comparable mass, which one have higher boiling point? 12 क्वेश्चन में क्या है बेटा, फर्स्ट में डिफाइन सरफेस एनर्जी इन रिलेशन टू सरफेस टेंशन. सेकेंड वन क्या है, नेम द टेम्परेचर एट विच द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम. थर्ड वन क्या है, मॉइस्ट सॉइल ग्रेन्स आर पुल्ड टुगेदर, एक्सप्लेन. 13 first, define the term coefficient of viscosity. Name the unit of viscosity coefficient in CGS system. Second one क्या है, give the difference between boiling and evaporation. 14 explain. Number first, tea or coffee is spun from the saucer when it is quite hot. 12 second one क्या है बेटा, liquid possesses fluidity. 15 में क्या कहा जा रहा है बेटा, विच एमंग द फॉलोइंग विल हैव. नंबर वन, HCl और H2O हायर बॉइलिंग पॉइंट. सेकेंड वन, ईथर और वाटर हायर विस्कोसिटी. थर्ड वन, ब्रोमीन इन लिक्विड स्टेट और वाटर लोअर सरफेस टेंशन. एंड 5 marks क्वेश्चन बेटा. नंबर वन, मेंशन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन H2O एंड अल्कोहल, क्लोरीन एंड CCl4, हीलियम एंड हीलियम एटम, सोडियम आयन एंड वाटर, HBr एंड HBr. बेटा यहाँ पे क्या है, HBr एंड HBr प्लस है, थोड़ा सा ये ध्यान देना है, ये प्लस है, आयनिक कंडीशन को रिप्रेजेंट किया है. फाइंड द प्रेशर ऑफ 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कन्फाइंड इन अ बल्ब ऑफ 1 liter एट 0 डिग्री सेल्सियस. सेकेंड वन क्या है बेटा, व्हाट इज द मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट STP कंडीशन. थर्ड वन क्या है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन गै-लुसैक लॉ. पार्ट बी में क्या है बेटा, कि फॉर डाल्टन्स लॉ पार्शियल डिराइव द एक्सप्रेशन P गैस इज इक्वल टू X गैस P टोटल. सेकेंड वन, अ 2 liter flask contain 1.6 gram of methane and 0.5 gram of hydrogen at 27 degree Celsius. Calculate the partial pressure of each gas in the mixture and hence calculate the total pressure. PC ये आंसर दिया हुआ है बेटा. नेक्स्ट वन क्या है बेटा, कि यूजिंग वंडर वाल्स इक्वेशन कैलकुलेट द कांस्टेंट A when 2 moles of gas confined in a 4 liter flask exerts a pressure of 11 atm at a temperature of 300 Kelvin. The value of B is 0.05 liter per mole. एंड फिफ्थ वन में क्या है बेटा, मेंशन द फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लाइन लिक्विड डिपेंड. सेकेंड वन, डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड.
थर्ड वन, विच विल हैव हायर विस्कोसिटी, ग्लिसरॉल और इथाइलिन ग्लाइकॉल। नेक्स्ट वन क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड विच इंक्रीजेज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो बेटा आज के वीडियो में बस इतना ही। अब बेटा आप सबसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब बेटा इन सब के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। अब आपसे हम विदा लेते हैं। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।